सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, थैंक यू। प्लीज चैट में लिखते रहना तो मुझे पता चलता रहेगा क्या चल रहा है। okay. यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार आया है क्लास में, पिछले संडे की क्लास में नहीं था, सैटरडे या संडे की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी सर्च पढ़ा था? कोई भी है वो ऐसा जो ना हो, या सब थे? ओके, कोई नहीं बता रहा तो मतलब सभी थे। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो तो था बाइनरी सर्च, एक बेसिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन और एरे का यूसेज। हम लोगों ने बेसिकली एरे की बात करी थी पिछली क्लास में। एरे की बात हमने कैसे करी थी कि एरे की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली क्या होती है कि सेम डेटा टाइप, और दूसरी होती है कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, मतलब एक के साथ एक, एक के साथ एक नहीं, एक के पीछे एक। तो अगर मुझे 5 एलिमेंट लेने हैं तो रैम में मेरे 5 एलिमेंट की मेमोरी हो जाएगी। और इसी कॉन्टिन्यूअस और सेम डेटा टाइप की वजह से मुझे एक फायदा मिलता था एरे में। वो क्या है कि मैं किसी भी एक्सेस, किसी भी एलिमेंट को, इनकी पोजीशन होती है जो कि 0 से शुरू होती है, तो मैं किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकता था। मैं लिख सकता था मेरे पास ARR3, ठीक है। और एरे की जो मेन बात थी वही थी कि हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते थे। जो मेन इसका रीजन था, और ये फास्ट भी इसी वजह से थे कि हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते थे। जैसे हम फास्ट है, मैं कहीं पर भी वैल्यू सेट कर सकता था, कहीं पर भी वैल्यू डिलीट कर सकता था। बट डिलीशन का हमने उतना नहीं देखा था, क्योंकि डिलीशन के बाद में अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बीच में करते हैं। बट अभी हमारे लिए था कि हम लोग, अब हमें एक एरे दे दो और उसके एरे के हम किसी भी एलिमेंट पे, चाहे वो 1000 एलिमेंट का हो चाहे 10,000 एलिमेंट का हो, किसी भी एलिमेंट पर हम लोग जा सकते थे एक झटके में, क्योंकि वो हो जाता था हमारा 0 + n-1 इंटू जिस भी पोजीशन पर आपको जाना है वो n हो गया, इंटू साइज ऑफ जो भी हमारा डेटा टाइप था। तो हमारा डेटा टाइप इंटीजर है तो साइज ऑफ इंट हो जाता था, फ्लोट है तो साइज ऑफ फ्लोट हो जाता था, कुछ और है तो वो चीज कुछ और हो जाती थी। तो एरे फास्ट है, एरे सिंपल है, और एरे अच्छा भी है। तो बेसिकली आज हम लोग यही बात करेंगे कि एरे के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं। ओके, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एक हमारा आता है, तो एरे बनाना हम लोगों ने मतलब सी में, जो लोग, जो कि सब लोग यहाँ सी में ही बात करेंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई नया है तो उसके लिए बता दूं कि हम लोग बेसिकली कोड C++ या सी में करेंगे, और बेसिकली C++ में ही करेंगे। पाइथन वाइथन के लिए आप अलग से कर सकते हो, बट ये हमारे लिए सफिशियंट होगा। अगर हम खाली सी में करते तो हमारे लिए सफिशियंट ना होता, क्योंकि कुछ डेटा स्ट्रक्चर सी में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है जो हमें C++ से मिलते हैं। बट अभी हम लोग C++ मान के चलो कि हम लोग सारा कोड C++ में करेंगे, ठीक है। और वो कोड मेरा चल जाएगा सी में भी, हम लोग ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे C++ की। जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि मान लो कि मेरे पास एक रैंडम एरे है, ठीक है। एक रैंडम एरे है, इसमें कुछ वैल्यूज है मेरे पास। जैसे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मेरे पास हो गई 24, 31, 12, 16, 19, 3, ठीक है। मेरे पास कुछ वैल्यूज है, और आपको इसमें से, इस प्रॉब्लम का नाम है पहले 2 नंबर सम, 2 नंबर का सम। तो इसमें से मेरे को फाइंड 2 नंबर्स हु एड टू द रिजल्ट। इसका हिंदी में बताता हूं अभी। बेसिकली ये आता है
एरे का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे थोड़े आंख खोल देता है। जैसे कि आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 28 है, तो आपको खाली ये एक एरे इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, और ये रिजल्ट इनपुट दिया जाएगा। तो एक ये आपके पास इनपुट है और एक रिजल्ट है। आपका आउटपुट होना चाहिए दो नंबर्स जिनका सम 28 आ जाए। यहां पर मेरे पास, मैं इसको एक मिनट कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास दो नंबर जो हैं वो है कौन कौन से हैं, 12 और 16। 12 और 16 आपका आउटपुट ये होना चाहिए। अगर आपको इनपुट में ये दिया गया हो और इनका सम दिया गया हो 28, यार हाँ 28, आपको ये बताना है कि कौन से दो नंबर होंगे जो इसको मतलब फॉलो करेंगे, जिनको ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, और आपको उसको एक एरे में रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर नहीं है तो एरे का साइज 0 होना चाहिए। फिर से वही बात है, इनपुट और आउटपुट। ये एक सवाल है, ये मतलब थोड़ा इजी भी लगता है। अब इजी कैसे लगता है, किसी के पास कोई सोल्यूशन है, कोई बताना चाहेगा? कोई आइडिया, कोई भी आइडिया हो? n टू, हाँ ठीक है। एक ने बोला है कि n स्क्वायर में है, कोई नहीं, हाँ चलेगा। और कोई किसी के पास n स्क्वायर में भी चलेगा? ओके, कोई नहीं बता रहा है, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे ही सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब आप लोग प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में जाओगे या कोडिंग इंटरव्यू जब आपका होगा, तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज होती है, वो प्रॉब्लम दे देगा आपको, और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपने कभी भी ना देखी हो। यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो तो हम लोग करेंगे ही, बट हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपने कभी भी ना देखी हो। जब कभी भी ना देखी हो, तो जो कभी भी ना देखी हो, तो आपको वो चीज ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप वहां ये नहीं कर सकते यार मेरे को आता नहीं डायरेक्ट, आप ये कहो कि रुको मैं ट्राई करता हूँ, फिर आप उसमें वो चीज कर सकते हो। वेक्टर में जो फाइंड वाला फंक्शन होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? मेरे ख्याल से ओवन होती होगी, क्योंकि कुछ वो हैश मैप तो लगा नहीं रहा है, वेक्टर है। बट ये सब हम बाद में देखेंगे। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं आता, तो आपको खाली बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग आती है और आपको एरेज आते हैं, ओके। तो हमारा सम क्या है? हमारा सम है 28। तो आप एक फॉर लूप लगाओगे, ओके। अब क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ, फॉर लूप लगाओ। और आपको फॉर लूप लगाने पड़ेंगे दो बार। देखो आपको क्या, आपको दो नंबर चाहिए, राइट? तो आप पूरे एरे को दो बार ट्रेवर्स कर लो, आप पूरे एरे को दो बार कवर कर लो। तो पहला फॉर लूप लगाओ आप 0 से लेकर लेंथ तक, जो भी इसकी लेंथ है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक। और इसमें आप ले लो कि क्या की भाई, फर्स्ट नंबर इक्वल टू दिस, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, और इसको ले लो आई, ARR आई, ठीक है। फिर आप क्या करो,
इसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगाओ, जे, ये लूप हो जाएगा आपका, ये जाएगा i+1 से लेकर लेंथ तक। i+1 से क्यों जाएगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं शुरुआत करूं तो मैं इससे शुरुआत करूं, और ये मेरा i हो जाएगा, और जो मेरा j होगा वो मेरा यहां से हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके पेयर बनाते चलूंगा। मेरा i तो फिक्स रहेगा, मेरा j बदलता रहेगा, तो मेरे पास एक ये पेयर हो जाएगा, फिर एक ये पेयर हो जाएगा, फिर एक ये पेयर हो जाएगा, फिर एक ये पेयर हो जाएगा, और फिर ये एक ये पेयर हो जाएगा। मेरे पास 5 पेयर ऐसे बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे? 24, 31, 24, 12, 24, 16, 24, 19 और 24, 3। अब मेरे पास हो जाएंगे। अब मैं इनका सम देख लूंगा कि इनका सम क्या 28 के बराबर है। फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर लूंगा, KF, अच्छा सेकेंड नंबर तो मैंने लिया नहीं, बट सेकेंड नंबर आपका जे हो जाएगा। मैं लिख देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरा हो जाएगा क्या, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू ARR ऑफ जे। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये हो जाएगा, उसके अंदर चलूंगा कि इफ फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम इक्वल टू रिजल्ट। अगर है तो आप फर्स्ट नम और रिजल्ट सम को सेकेंड नम को रिटर्न कर दो, नहीं तो लूप खत्म होगा, मतलब हो जाएगा भाई कि रिटर्न FN और SN। मैंने शॉर्ट में लिखा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। नहीं तो आपका लूप चलता रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो बाहर वाला क्या होगा, फिर बाहर वाला बोलेगा कि आई मेरा भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर बाहर वाला बोलेगा कि आई मेरा खत्म हो गया, अब आई 0 से 1 पे आ गया। अब मेरे पास आई ये हो जाएगा, और जे मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, 16, 19, 3। फिर मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 31, 12, 31, 16, 31, 19 और 31, 3। ये 4 बन गए। फिर चारों को चेक करेगा कि ये इनका जो सम है वो 28 तक आता है कि नहीं, 28 तक आता है कि नहीं है। नहीं आएगा, क्योंकि 31 ही बड़ा हो गया सबसे बड़ा, तो 31 ही नहीं आएगा। फिर मेरे पास तीसरा आ जाएगा आई, तीसरा ही मेरे पास 12 हो गया, और जे क्या हो जाएगा 16, 19, 3। फिर मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 12, 16, 12, 19, 12, 3। ठीक है, तो 12, 16 मुझे सब मिल जाएगा क्या, 28। यहीं से मैं रिटर्न कर जाऊंगा, तो मेरा प्रोग्राम यहां पर आके खत्म होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कि जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे हैं। हम लोग तो पेयरिंग ही कर रहे हैं ना, हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं, पहले वाले से आई ले रहे हैं, दूसरे वाले से जे ले रहे हैं, फिर जे की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। तो हमारे जितने पेयर बन रहे हैं वो सारे पेयर हम लोग ले रहे हैं फॉर लूप से। कितने फॉर लूप से, 2 फॉर लूप से। 2 फॉर लूप से हम लोग सारे पेयर ले रहे हैं, और उन पेयर का सम करके देख रहे हैं। तो उन पेयर का सम करके देख रहे हैं, और जब सम करके देख रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि अगर कहीं पर मिलता है तो वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे, नहीं तो हमारा सारे लूप चलते रहेंगे। तो ये कितनी बार चलेगा हम लोग ये देखते हैं। हमारे पास 6 नंबर है, ठीक है, तो आई मेरा कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 5 तक, तो टोटल 6 टाइम्स। ठीक है, और जे मेरा कितनी बार चलेगा, इसका हम लोग को टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे, आई जे, जब आई मेरा 0 था तो जे मेरा जाएगा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो आई रन कितनी बार हुआ, 1 बार। जे रन कितनी बार हुआ, 5 बार। फिर जब मेरा I1 था तो जे मेरा जाएगा 2 से लेकर 5 तक। आई रन हुआ 1 बार, जे रन हुआ मेरा 4 बार, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ऐसे मेरा जाएगा, ये क्या जाएगा, 3 से जाएगा 5 तक 1 बार, 3 बार, 4 से जाएगा 5 तक 1 बार, 2 बार, और 5 से जाएगा 5 तक 1 बार, 1 बार। तो मेरा जे चलेगा
5 + 4 + 3 + 2 + 1, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बार, और आई चलेगा 5 बार, 20 टाइम्स। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है, कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है। तो मेरा लूप कितनी बार चला, मेरा लूप चल रहा है, मेरे पास 6 थे, 6 आइटम्स थे, तो मेरा लूप चल रहा है मेरा 20 बार, ठीक है। और अच्छा, आई की वैल्यू 0 थी, तो हाँ ठीक है। अभी मेरे पास 10 आइटम होते तो कितनी बार चलता मेरा लूप, तो मेरा लूप चलता, मतलब वापस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर जे मेरा चलता 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जे मेरा चलता 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। ये अराउंड मेरे पास 55 वैल्यू आ जाती है। तो जो मेरे पास n है, तो मेरा लूप, जो मेरे जो लूप्स है, देखो लूप्स ही आपके इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लूप्स है वो मेरे कितने चल रहे हैं, n - 1 + n - 2 + n - 3 + एंड सो ऑन, आखिरी में 1 तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, n का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को ध्यान है? ये आपकी एक एपी सीरीज हो गई ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1 / 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहीं से मेरे पास आता है n² - n / 2, कि मेरा, अगर मेरे पास जो डेटा साइज है, अगर जो मेरे पास एरे है, अगर मेरे पास एरे n साइज का है, तो मेरा लूप चलेगा n × n - 1/2 टाइम्स। मेरा लूप कितनी बार चलेगा, n² टाइम्स। तो जो ये सोल्यूशन हो गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O of n²। कि आपके पास अगर n एलिमेंट है, तो आपका कोड, अब इसमें मेरे पास n² - n/2 भी है, तो यहां पर हम, अगर मेरे पास कोई स्क्वायर का टर्म आ जाता है, तो हम छोटे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं, बट अभी मैं इसीलिए सिंपल तरीके से एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं कि n² मेरा कैसे आया। वैसे तो बहुत सीधा तरीका है कि आपके पास 2 लूप्स लगे हैं, वहीं से आपके पास n² आ गया, बट आप कहोगे कि एक तो एक ही बार चल रहा है, दूसरा 2 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो n² कैसे आया? तो वो इस तरह आया कि n × n - 1/2 का फॉर्मूला बनता है, तो उससे हमारे पास n² आता है। और जब हमारे पास कोई स्क्वायर की पावर होती है, जैसे अगर मेरे पास एक n³ होगा, ठीक है, अगर मेरे पास मान लो कोई, जो जब मैं कोड लिख रहा हूं और जब मैं कोड को रन कर रहा हूं, तो मेरे पास n³ हुआ है, तो n³ होगा, तो मैं फिर वहां पर कोई अगर n का टर्म होगा, तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास n² का टर्म है, तो मैं n और /2 इनको इग्नोर कर देना, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये कुछ टर्म एग्जिस्ट, मतलब कोई उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो यहां से हमारे पास n² आता है। तो अगर दो दो चीजें देख लो, अगर आप कहीं पर 2 लूप्स लगा रहे हो, ठीक है, जो जा रहे हैं मेरे पास 0 से लेकर n तक, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर डायरेक्ट n² आ जाएगी, सॉरी n²। कैसे आएगी उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोगों ने सारे पेयर बना लिए हैं, ऑल द पेयर्स आर मेड। जब सारे पेयर बना लिए हैं, उसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O of n² आ रही है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक तरह से ये कह रहा है कि मेरे पास 5 एलिमेंट होंगे, तो मुझे 25 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास 6 थे, तो हम लोगों को अराउंड 20 के आसपास करने पड़े थे, तो अराउंड सेम वैल्यू आ रही है। मेरे पास 100 होंगे, तो मुझे 10,000 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, और मेरे पास कहीं से गलती से 1000 हो गए, तो 10 लाख या फिर 1 मिलियन कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो n² की दिक्कत क्या हुई कि जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर
स्लो होता जाता है। और इसकी वजह से हम लोग प्रिफर करते हैं कि n स्क्वायर एल्गोरिथम ना हो। बट अभी हम लोग को क्या था, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था कि भैया एक एरे दिया गया, इसमें से 2 नंबर का सम निकालना है, और हम लोग को कुछ नहीं आता था। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगाकर कि सारे काम कर लो, सारे कंपैरिजन मिला लो, उससे हो जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी जहां पर आप सब कुछ ट्राई करते हो, जहां पर आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो। अरे यार आजा भाई, अब नहीं उठेगा ये। ओके, अरे यार लिख ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया इसको। ओके, मैं ऐसे बता देता हूँ कि इस तरह की स्ट्रेटजी जहां पर आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो, इस तरह की स्ट्रेटजी को कहा जाता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्यों? कि आपने सब कुछ फेंक दिया उसके ऊपर, आपने कहा अच्छा ठीक है यार, जितने एलिमेंट्स हैं सबके दो दो के कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लो, जो मिल जाएगा उसी को रिटर्न कर देंगे हम। तो ये स्ट्रेटजी तो अच्छी है जब आपको कुछ ना पता हो, बट ये n स्क्वायर में जा रही है तो मेरे कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स का एरे आ गया तो समझ लो कि मेरे पास मतलब अराउंड 10 बिलियन कंपैरिजन करने पड़ेंगे। कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग की एक क्लास है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरा सोल्यूशन देखते हैं, दूसरा सोल्यूशन कैसे काम करता है। ओके, और आप देखोगे कि वो कितना क्लीन सोल्यूशन है, कितना बेटर सोल्यूशन है। तो दूसरा सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। कैसे है वो? अगर ये मेरा पेन चलने लगे तो मैं बताऊं। हाँ, पेन चलने लगा, अब मैं बताता हूँ। इस सबको क्लीन करो, फर्जी वाला। दूसरे सोल्यूशन में आप एक वेरिएबल लेके चलते हो। अच्छा ठीक है, दूसरे सोल्यूशन में पहला काम आप क्या करते हो, आप इसको सॉर्ट कर लेते हो। इस एरे को आप सॉर्ट कर लोगे। एरे को सॉर्ट कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि मेरे जो छोटे नंबर हैं वो पहले आ जाएंगे, जो मेरे बड़े नंबर है वो बाद में आ जाएंगे। तो मेरे पास एरे क्या आ जाएगा, मैं इसको लिखता हूं, 3, 12, 16, 19, 24 और 31। ठीक, ये आ गया मेरे पास एरे, मैंने लिख लिया। अब मैं इसमें क्या करता हूं, अब मैं आप एक ना एक वेरिएबल बना के रखता हूं। यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं, इसका नाम है CS। CS का मतलब क्या है, करंट सम। ठीक है, और मैं 2 पॉइंटर्स लेता हूं, इसको मैं कहता हूं ये है लेफ्ट, और इसको मैं लेता हूं ये है राइट। ठीक है, तो होगा क्या कि अभी मैंने बस एक बार सॉल्ट कर लिया, सॉल्ट करने के बाद मैं ये काम कर रहा हूं। तो अब होगा क्या कि करंट सम मेरा हमेशा रखेगा लेफ्ट और राइट पोजीशन पर जो भी वैल्यूज होंगी उनका सम। यहां पर लेफ्ट में क्या है 3, राइट में क्या है 31। ठीक है, राइट में क्या है 31। चैट मेरी, सम कितना हो गया 34। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि जो करंट सम है क्या ये टारगेट से बड़ा है कि छोटा है। तो टारगेट मेरे पास क्या है 28, तो करंट सम है 28 से बड़ा है। ठीक है, 28 से बड़ा है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अब ये एरे सॉल्टेड है, तो मैं अगर मुझे लेफ्ट में जाऊंगा, अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं, मैं राइट को मूव करता हूं इधर। ठीक है, मैं राइट को मूव करता हूं इधर, तो क्या होगा, मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहा हूं।
राइट, मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहा हूं, तो मेरा जो करंट सम है ये भी तो डिक्रीज होगा। अब मेरा करंट सम क्या आ जाएगा, 24 + 3 हो गया 27, राइट। और तो अगर मुझे अपने इसको छोटा करना है, मुझे CS को छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट वाले पॉइंटर को एक नंबर पहले ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं अगर राइट को फिक्स रखता हूं और मैं लेफ्ट को मूव करता हूं, मैं राइट को फिक्स करता हूं, मैं लेफ्ट को मूव करता हूं, तो अब मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जा रहा हूं, तो मेरा करंट सम क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना। तो मैं अपने टारगेट को करंट सम से कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा, अगर करंट सम मेरा टारगेट से बड़ा है तो मैं राइट वाले को एक स्टेप इधर लाऊंगा, और अगर मेरा करंट सम टारगेट से छोटा है तो मैं लेफ्ट वाले को एक स्टेप राइट लेकर आऊंगा। तो हम लोग यही करेंगे और देखो उससे क्या होता है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। टारगेट है मेरा 28 और मेरा पहला सम है, ठीक है, 34। मेरे पास आया 34। मेरा करंट सम टारगेट से बड़ा है, तो मुझे करंट सम को डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले पॉइंटर को इधर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और मैं कहूंगा ठीक है, अब बताओ मेरा करंट सम क्या है, 24 और 3 ये कितना आ गया, 27। अब मेरा जो करंट सम है वो टारगेट से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक स्टेप आगे ले आऊंगा। ठीक है, अब मेरा करंट सम क्या है, अब मेरा करंट सम है 24 और 12, ये कितना हो गया, 36। 36 से बड़ा है, अब मुझे इसको छोटा करना है, मुझे अपना करंट सम को छोटा करना है, मैं इसको इधर लेकर आऊंगा 19 पर। अब मेरा करंट सम क्या हो गया, 19 और 12, ये हो गया मेरे पास 31। 31 हो गया मेरे पास, ये भी क्या है, टारगेट से बड़ा है, तो मुझे टारगेट से बड़ा है तो मुझे राइट वाले को एक स्टेप पहले लेकर आना है। इसको डिलीट करूंगा और मेरा करंट सम क्या हो जाएगा, 16 और 12 ये कितना हो जाएगा, 28। ये टारगेट के बराबर है। मिल गया। ये चीज मिल गई, अब हमें मिल गया। तो इसमें देखो, इसमें हम लोग कितने कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें हम लोग इसमें भी हम लोग पेयर बना रहे हैं, बट इसमें जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमम n/2 कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि या फिर मैक्सिमम आप कह लो n कंपैरिजन करेंगे। मान लो कि मेरा लेफ्ट हमेशा इसी पोजीशन पर फिक्स रहता है, मैं खाली राइट वाले को इधर लेकर आ रहा हूं, तो मेरे कितने पेयर बनेंगे, मेरे टोटल 5 पेयर बनेंगे, मैं 5 पेयर में खाली 5 कंपैरिजन कर रहा हूं, उसमें हम लोग 20 कर रहे थे। तो अंतर दिख रहा है ना, कि उसमें हम लोग 20 कर रहे थे, इसमें हम लोग 5 कर रहे थे। तो ये वाला मेथड ज्यादा फास्ट है, ज्यादा एफिशिएंट है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास कितने कितने कंपैरिजन हो जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे वर्स्ट केस है, मान लो मेरा लेफ्ट वाला फिक्स रहता है, मुझे खाली हर बार राइट वाले को मूव करना है, तो मेरी क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, कंपैरिजन की हो जाएगी n। ओके, और जो सॉल्ट हमने किया था, इस सॉल्ट को ना भूलो, ये जो सॉल्टिंग करी थी, तो हमारी जो बेस्ट सॉल्टिंग एल्गोरिथम्स हैं वो लोग यूज करती हैं n ऑफ log ऑफ n। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, n log ऑफ n बड़ा है, ठीक है, इससे n से, क्योंकि आप एक उसके अंदर उसके log को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हमारी जो इस मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है n ऑफ log ऑफ n। सॉल्टिंग की n log n कैसे आती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, अगर इसमें एक से ज्यादा पेयर होंगे तब ये वाले मेथड में एक ही पेयर देगा ना, हाँ, अगर इसमें एक से ज्यादा पेयर होंगे तब इस वाले मेथड में वो एक ही पेयर देगा। बट आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको पेयर मिल गया आप इन दोनों नंबर को हटा दो,
आप इन दोनों नंबर को हटा दो और फिर से सेम प्रोसेस चालू कर दो। अच्छा, एक केस में मान लो कि इसमें ये सम है ही नहीं, मान लो कि 13, 12, 16, 19, 24, 31, 3, 12, 16, 19, 24, 31, ये मेरा एरे था। मान लो कि इसमें मेरे पास ये मैंने लेफ्ट शुरू किया और ये मैंने राइट पॉइंटर बनाया। इसमें मान लो मुझे सब निकालना है 108 का, दो नंबर्स का। अब ये हो गई नहीं तो होगा क्या मेरे साथ, मैं लेफ्ट को मूव करता जाऊंगा क्योंकि मुझे मैं लेफ्ट को मूव करता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो सम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, करते करते एक पोजीशन आएगी जहां पर मेरा जो राइट है, जो मेरा राइट पॉइंटर है वो लेफ्ट पॉइंटर के लेफ्ट में आ जाएगा। तो हम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे। तो जहां पर भी मेरा L ग्रेटर देन R आ गया या मेरा लेफ्ट ग्रेटर देन राइट आ गया, वहां पर मैं कह दूंगा कि भाई मैंने पूरा एरे ट्रेवल कर लिया है, क्योंकि R वाला यहां से यहां तक आ गया है, L वाला यहां से यहां तक आ गया है, तो मैंने पूरा एरे ट्रेवल कर लिया है और मुझे अपना टारगेट नहीं मिला है, तो मतलब मुझे अब आगे भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तब तक इसको मूव करता रहूंगा जब तक L लेस देन R है, तब तक सही है। जैसे ही L ग्रेटर देन R हो गया, वहीं पर मैं कहूंगा कि भाई मेरा पूरा एरे ट्रेवर्स हो चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और मैं वहां पर एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा। इसमें हमें सॉर्ट करना पड़ा था, ओके, इसमें हमें सॉर्ट करना पड़ा था और सॉर्ट करने की वजह से हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम अपने टारगेट को बढ़ाएंगे और राइट से लेफ्ट आएंगे तो हम अपने जो भी हमारा करंट सम है उसके टारगेट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो अब यही कोड हम लोग करके देखते हैं और इसके साथ साथ हम लोग बाइनरी सर्च वाला भी कोड करके देखेंगे। पहले हम लोग इन दोनों मेथड को करके देखते हैं। ओके, तो हो क्या रहा है कि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 40 मिनट की लिमिट हो रही है, तो आप लोग वापस ज्वाइन कर लो 6:10 तक। 6:07 हो रहा है, आप लोग 6:10 तक वापस ज्वाइन कर लो और फिर हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस ज्वाइन कर लो, सेम लिंक।